लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स। आपने 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था, आपने हर क्लास में बेटा फर्स्ट चैप्टर जो आपका होता है दैट इज़ रिलेटेड विथ नंबर्स। तो अब 10th में हमने अब 9th तक आते आते हमने जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो सब हमने पढ़ लिए। वी नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। तो और हमने इर्रेशनल नंबर्स पढ़े थे 9th में। तो वी नो दैट √2, √3, √5 इस तरह के जो नंबर्स हैं दे आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनलिटी प्रूव करना कि वाई दे आर इर्रेशनल, वो हम इस साल 10th में रियल नंबर्स में पढ़ेंगे। हम LCM HCF पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के जो क्वेश्चंस हमने 9th में किए थे कि किसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, किसका नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हम देख करके नंबर को कैसे बता सकते हैं, वो चीज़ें भी हम इस साल 10th के रियल नंबर्स में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप है। कुछ क्वेश्चंस जैसे आप देखेंगे, अभी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की बात करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपका थोड़ा थ्योरेटिकल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द वेटेज, जो इस चैप्टर का वेटेज है 10th के एग्ज़ाम में, उस हिसाब से इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल मतलब आप बहुत जल्दी से इसको सीख जाओगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो आपको इसमें बहुत फॉर्मूले याद करने हैं, इस तरह का नहीं है। बस कुछ लैंग्वेज है सेट इरेशनलिटी के क्वेश्चंस में, थोड़ा सा आपका भी शुरू की फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। बट यदि आपने वो लैंग्वेज को 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लिया, मेरे साथ ही कर लिया, तो आपका ये चैप्टर एकदम रेडी हो जाएगा। जैसे आपके बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पता है 9th में कैसा था, तो 10th में उससे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर हमें मार्क्स मिलते हैं। बट ये चैप्टर जो है समझने के हिसाब से बड़ा सिंपल सा है। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो यदि हमने सीख लिए तो हमें इसमें नंबर से स्कोर करना ईजी है। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 8 नंबर का आ रहा है और ये 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो आपको पता है कि उसके 8 नंबर पूरे लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी लेंदी, आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर सकते हो, पर इस चैप्टर में मिस्टेक होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होना ही नहीं चाहिए। यदि हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो हमें इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप फर्स्ट डे से ही इस मेंटल मेकअप के साथ बैठें कि हमें ये चैप्टर की प्रैक्टिस अभी साथ में करते जाना है। हाँ, जब मैं पढ़ाऊँ तभी आपको साथ में करते जाना है। एंड जस्ट आफ्टर द चैप्टर गेट्स ओवर हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। उसके अलावा भी, उसके बाद भी आप इसको रिवाइज करते रहें बीच बीच में, कभी भी थोड़ा सा लिख करके देख लिया। अभी हम जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी, और बीच बीच में भी मैं आपको गाइड करते रहूँगी कि इस चैप्टर में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करना, इसके कंसेप्ट्स को कैसे समझना। हाँ, बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत ईजी है। दिस इज़ वेरी ईजी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और ईजी टू स्कोर मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपने 9th में यूक्लिड्स का नाम सुना होगा। मैथ्स में 9th में आपने यूक्लिड्स का नाम सुना होगा। ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन जिसने बहुत काम किया इनिशियली ज्योमेट्री पर। उन्होंने क्या किया था, जितनी भी उनके टाइम पे मतलब बहुत पुरानी बातें 425 BC, तो उस टाइम पे जितनी भी ज्योमेट्री में बातें हुई थी वो सारी उन्होंने इकट्ठे करके एक बुक लिख दी, उसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में उन्होंने 13 चैप्टर्स बनाए थे और उसमें ज्योमेट्री की सारी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या, व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ अ लाइन, व्हाट इज़ अ प्लेन, एवरीथिंग ही हैज़ एक्सप्लेन्ड एंड ही हैज़ गिवन सम एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, जिनके बेसिस पे हम सारी ज्योमेट्री आज भी करते हैं। तो हम जो ज्योमेट्री आप पढ़ते हो, जो आप प्रूव करते हो, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और उसी के एक थ्योरम था। थ्योरम क्या होता है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, जिसका प्रूफ, जैसे आपने 9th में बहुत सारे थ्योरम्स के प्रूफ याद किए थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, या आपका सर्कल्स का थ्योरम 10.5 के सेंटर पे एंगल डबल होता है। उस तरह के जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत होती है। एंड देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड एज पॉस्टुलेट, जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती पर उसकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सियोम्स भी इसी तरह के हैं कि सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स, कि उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप उनको स्टेटमेंट है कि वो तो सही ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है कि दो चीज़ें आपस में ए अब बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी आपस में इक्वल है। इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। दिस इज नोन एज एक्सियोम, दिस इज यूक्लिड्स एक्सियोम। तो हम जैसे एंगल्स को इक्वेट कर देते हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। तो ये सब यूक्लिड्स के
वर्क से हमको पता चलता है, एक्सियोम से। तो जो पॉस्टुलेट है, उसने बहुत सारे 5 पॉस्टुलेट दिए थे, तो जो उसका 5th पॉस्टुलेट था उसको थ्योरम प्रूव करने के चक्कर में मैथमेटिशियंस ने एक नई ज्योमेट्री बना दी। वो यूक्लिड्स के उस पर बेस्ड नहीं है, दैट इज़ 4 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट इज़ नोन एज नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और जो आपके सिलेबस में दैट इज़ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो ये यूक्लिड जो थे उन्होंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी दिया है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यूक्लिड तो आप समझ गए कि मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीज़न आपको बचपन से पता है कि डिवाइड करने से रिलेटेड है। और व्हाट इज़ लेमा, तो लेमा वर्ड जो है, लेमा का क्या मतलब होता है वो आप यहाँ पे देख लो। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा खुद जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट है, उसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, पर वो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के काम आता है। ठीक है, तो यूक्लिड ने दिया डिवीज़न के लिए, एंड एक स्टेटमेंट है जो बाकी चीज़ों को प्रूव करने के काम आता है, तो दैट इज़ नोन एज लेमा। तो इसलिए उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। उसी पे बेस्ड यदि हम सिस्टमेटिक स्टेप से HCF निकालें क्वेश्चन नंबर्स का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब सिस्टमेटिक स्टेप्स टू डू समथिंग। कोई भी काम हमको करना है, उसके लिए जैसे आपको मैगी बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले पैन लोगे, उसमें पानी डालोगे, फिर आप उसको गैस पे रखोगे तो गैस जलाओगे, नहीं तो ऐसे ही रख दिया तो मैगी नहीं बनेगी। तो ये सब स्टेप्स जो हम 1 बाय 1 कर रहे हैं कि हम मैगी का पैकेट लेंगे, उसको काटेंगे, हम मसाला निकाल के डालेंगे, तो ये हमारी एल्गोरिदम है ना। तो ऐसे ही आपका HCF निकालने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये चैप्टर मेनली आपका, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, सेकेंड इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बहुत छोटी सी बात है, आपको पता है, बस आपको उनका नाम नहीं पता। जैसे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी आपको पता है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी आपको पता चलेगा। तो हमको बचपन से पता है, तो हमको 6th क्लास से पता है कि ऐसा होता है, पर हमको उसका नाम नहीं बताते, है ना, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा भारी है, सुन के बच्चे डर जाते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या चीज़ है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। पर इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है HCF कैलकुलेट करने के लिए, टू कंप्यूट द HCF एंड डिविजिबिलिटी ऑफ आपका एप्लीकेशंस रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, इसके लिए काम आता है। ठीक है, दूसरा आपका, इसकी बात हम बाद में करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो अभी हम पहले यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे फोकस करें। तो आपके पास यहाँ पर देखो 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिटर्न देयर। तो अब हम यदि फर्स्ट सेट लें 10,3, तो 10 और 3 में विच इज़ ग्रेटर नंबर, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम A और B में उनको डिवाइड कर देते हैं। जो भी नंबर ग्रेटर है हम उसको A बोलेंगे, और जो नंबर स्मॉलर है लेट अस टेक इट एज B। तो यहाँ पर मेरा A इज़ 10, B इज़ 3। इस क्वेश्चन में 4 और 19 है, तो आपको पता है कि 19 इज़ ग्रेटर देन 4, तो A इज़ 19, B इज़ 4। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट 81 एंड 3, तो A इज़ 81 एंड B इज़ 3। फाइन, ये छोटी सी बात तो समझ में आ गई कि यदि आपके पास 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो टेक द बिगर नंबर एज A एंड द स्मॉलर नंबर एज B। ठीक है भाई, A और B ले लिया, अब करना क्या है, डिवाइड कर दो। किसको, A को डिवाइड करो B से। स्मॉलर नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द ग्रेटर नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। तो हम बिगर नंबर जो भी है उसको डिवाइड करें, मीन्स हम A हमने क्या किया है, हमने फिक्स कर दिया कि जो बिगर नंबर है वो A है, जो स्मॉलर नंबर है वो B है, तो हमें A को B से डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवीज़न आपको आता है, अच्छे से आता है, बस क्या करना है, डेसिमल में नहीं जाना है। वॉट एवर द रिमाइंडर इज लीव इट, रिमाइंडर को रहने दो जो आया, डेसिमल्स में मत जाओ और डिवीज़न करके देखो। अब क्या करना है, वीडियो पॉज करो, डिवीज़न करो और फिर वापस प्ले करके देखो। तो मैं भी डिवाइड कर देती हूँ इनको। तो 10 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 3 9 एंड रिमाइंडर क्या आया 1। फाइन, ये मैंने डिवाइड कर दिया।
ऐसे ही अब यदि मैं 19 को डिवाइड करूंगी 4 से, तो 4 4 जा 16 है ना, 4 5 जा 20, 20 इज ग्रेटर देन 19, डिवीजन आता है ना। 4 5 जा 20 नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पे 4 5 जा 20 लिख करके रिमाइंडर -1 लिख दूँ, आपको पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम 19 को 4 से डिवाइड करें और हम 4 4 जा 16 की बजाय हम 4 3 जा 12 लिख दें और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख दें 7, और फिर हम अगली स्टेप में बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 4, यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि 7 जो रिमाइंडर आया है वो तो डिवाइज़र से ज़्यादा है, तो हम क्या करें, अब इसको फिर 1 टाइम डिवाइड कर दें कि -4, अब हमारा रिमाइंडर क्या आया 3। मैं यदि यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर हम बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो 19 को यदि हम 4 4 जा 16 लिखते तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आता 3, फाइन। पर हमने यदि उसको 4 रिमाइंडर 7 ले लिया और फिर डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आया, इस केस में भी रिमाइंडर 3 आया। बट आपको पता है कि ये डिवीज़न रॉन्ग है, दिस इज़ करेक्ट। क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आए तो दूसरे तरह से समझो। यदि मैं 4 को 31 से मल्टीप्लाई करूँगी कि 31 4 जा, तो ये क्या हो गया 124, और उसमें ये रिमाइंडर ऐड करूँगी तो ये नंबर क्या बन गया 127। मैं यदि 127 को डिवाइड करती तो क्वोशिएंट, आपको ये तो पता है ना, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर कभी भी, मतलब हमारा ये 127 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो हमारा क्वोशिएंट 31 आता, तो हमारा क्वोशिएंट ही गलत हो गया, हम तो 19 को डिवाइड कर रहे थे, तो दिस इज़ रॉन्ग। इससे क्या पता चला बेटा, इससे आपको 2 बातें पता चली इस 19 के डिवीज़न से। पहली बात, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन लेस देन 0। आपका रिमाइंडर माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और आपको नंबर लाइन में पता है कि आपके 0 के इधर 1 2 3 होते हैं, इधर -1 -2, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, ये तो पता है ना। यदि यहाँ पर मैं बाय चांस में 20 को डिवाइड कर रही होती 4 से, तो आई कुड हैव रिटन 4 5 जा 20 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कैन बी 0। रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो 0 हो सकती है, पर वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें क्या पता चला कि रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रिमाइंडर या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा। मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। दूसरी बात, हमने यहाँ पे बोला था रिमाइंडर 7, तो रिमाइंडर 7 मतलब हम डिवाइड किससे कर रहे थे? 4 से, और हमने रिमाइंडर 7 लिखा तो हमारा डिवीज़न रॉन्ग हो गया। तो हमको क्या पता चला कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 है, दिस इज़ ओके। तो 4 3 से बड़ा है, तो रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिविज़र। ये भी आपको पता है, कोई नई बात बताई नहीं मैंने आपको। तो हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिविज़र। डिविज़र को हमने बी बोला था ना, तो हमारी एक कंडीशन क्या आ गई? आर इज रिमाइंडर, जो भी हमारा रिमाइंडर बचा डिवीज़न के बाद, मैंने कहा था डेसिमल में नहीं जाना है ना, तो इसीलिए हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा रिमाइंडर पे ही है बेस्ड। तो रिमाइंडर जो है वो 0 से या तो ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। 0 से ग्रेटर मतलब 1 2 3 4, और यदि आपका b जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ b 4 था, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, बट इट कैन नॉट बी 4। 0 से स्टार्ट करके आपका 4 के पहले रुक जाना है। यदि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि हम डिवीज़न हम यदि 6 से कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? स्टार्ट तो 0 से होगा, मिनिमम रिमाइंडर विल बी 0, फिर आपका मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा। रिमाइंडर डिवाइज़र के इक्वल नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी स्मॉलर देन डिवाइज़र। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी है। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा डिवीज़न राइट है कौन सा रॉन्ग है, उस पर बेस्ड आपकी ये कंडीशन आ गई। अब आप देखो कि यदि हमने थर्ड वाला बाद में करते हैं, मैं इस 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, एंड व्हाट इज़ माई रिमाइंडर? रिमाइंडर इज़ 1 एंड दिस इज़ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या आया? 3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि 10
इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 इज डिविजर, 3 इज क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको उन अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दें जो हमने ऊपर लिखे थे। तो ये हमारा ए है, फर्स्ट 3 हमारा बी है, दूसरा हमारा क्वोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो क्योंकि दोनों नंबर 3 हैं। तो लेट्स टेक दिस वन, ये वाला। हमने किसको डिवाइड किया था, हमारा ए क्या था 19, तो 19 इक्वल टू बी क्या है, डिवाइड हमने किया 4 से, और यहाँ भी हमारा क्वोशेंट क्या आ गया है 4, ओके, प्लस रिमाइंडर क्या है 3। बाय चांस मैंने ऐसे नंबर ले लिए कि बी और क्यू की वैल्यू सेम हो गई, कोई बात नहीं। चलो, तो हमने यदि सपोज हम इसको कोई और नंबर ले लेते हैं, हम 21 ले लेते हैं। हम 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4 5 ज़ा 20 एंड रिमाइंडर विल बी 1। फाइन, नाउ आई कैन राइट 21 एज 4 इंटू 5 प्लस 1। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्वोशेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई डाउट है? 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, है ना? समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने, बस इसी का नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना? 10th क्लास में हम क्या करते हैं, हम इसका नाम बता देते हैं। ये आपको पता है, ये इनफैक्ट आपने 9th में भी डिवीज़न एल्गोरिदम के नाम से पढ़ा है ना? अपन ने पोलिनोमियल का डिवीज़न किया होगा आपने, तो पोलिनोमियल में भी क्या था, जिसको डिवाइड कर रहे थे वो पी ऑफ एक्स, डिविडेंड डिवाइज़र क्या होता था, हम लिखते थे उसको जी ऑफ एक्स। यदि पोलिनोमियल एक्स की टर्म में है तो एक्स, अदरवाइज वाई है तो वाई। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, p इक्वल टू जी इंटू क्यू प्लस आर। अब p ऑफ x इज बीन रिप्लेस बाय a, g ऑफ x इज b, क्वोशेंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are given two positive numbers a and b, there exist unique pair of q and r। हाँ, अलग नहीं आए। आपको पता है ना, मैंने 19 को डिवाइड किया, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी रिमाइंडर की कंडीशंस फिक्स्ड हैं। हाँ, तो बस इसके साथ आप इस चीज़ को जोड़ दीजिए, किसको, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। तो हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल टू b इज लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी r, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज लेस देन b। ये जो चीज़ है यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है? तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं, किसका, नंबर्स का, ठीक है? और ये हम पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। तो अभी हमारा एक बचा था, हमने थर्ड वाला सॉल्व नहीं किया, तो लेट्स सॉल्व द थर्ड वन, 81,3। तो अब आपका 81 जो है वो a है, तो हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर इज लेस देन 3, पता है ना आपको। अब हमने 1 कॉपी किया, अब 21 तो 3 के टेबल में ही आता है, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 21 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, मिनिमम वैल्यू इज 0, ठीक है? तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो 81 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस 0। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, a और b को, और यदि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉलर नंबर है जिससे b, जिससे आपने डिवाइड किया, ये b इसका HCF है, दोनों नंबर का a और b का HCF b ही हो गया। जिस स्टेप पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, वो नंबर उन दोनों नंबर का a और b का HCF होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो अभी हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की, कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में क्या अलग है। तो बेटा पहले, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, क्योंकि कई बार आपको स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करके क्वेश्चन आता है ना, कि इसको स्टेट करो, स्टेटमेंट लिखो। तो आपको क्या लिखना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, पॉजिटिव ही लेंगे, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, देयर एग्जिस्ट
यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कॉमा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये इतना स्टेटमेंट लिखोगे, ये आपको याद कर लेना है आज ही। हाँ, 2 बार लिख करके देखो, और कंडीशन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पे भी क्वेश्चन आता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे साइन आपके चेंज कर देंगे, यहाँ इक्वल टू हटा दिया, यहाँ लगा दिया, है ना, 3-4 कॉम्बिनेशन बना देंगे MCQ। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट समझ गए तो आपका 1 नंबर पक्का। अब दूसरी बात, इसी रिजल्ट को उसने यूक्लिड्स ने जो एलिमेंट्स बुक लिखी थी उसमें बुक 7 में लिखा था। बुक इस चैप्टर, उस जमाने में बुक को बुक नहीं कहते थे। हाँ, बुक को ये जो आपके चैप्टर्स होते थे ना, उनको चैप्टर्स को बुक कहते थे। उल्टा पुल्टा था उस ज़माने में, इतने पुराने ज़माने की बात है ना, चैप्टर को बुक कहते थे। तो बुक 7 इज चैप्टर 7, एलिमेंट्स उसकी बुक का नाम है। एक्चुअली आज के ज़माने में हम बोलेंगे एलिमेंट्स उसने बुक लिखी और उसमें चैप्टर 7, पर उस ज़माने में एलिमेंट्स था, उसके अंदर बुक 7। ठीक है, तो याद रखना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। द इंटीजर्स क्यू एंड आर, आपको पता है, दे आर कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब हमारी बात हम कर लें एल्गोरिदम की, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब ये एल्गोरिदम वर्ड कहाँ से आया, तो ये अल ख्वारिज़मी के नाम से आया है। अब ये अल ख्वारिज़मी कौन है, तो ये पर्शियन मैथमेटिशियन है। अल ख्वारिज़मी 9th सेंचुरी में पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी। और वर्ड अलजेब्रा जो आप पढ़ते हो वो भी इनकी लिखी हुई एक बुक से आया है जिसका नाम है हिसाब अल जबर वल मुकाबला। अरबी है हिसाब अल जबर वल मुकाबला, इससे अलजेब्रा बन गया। ये अलजबर जो है ना, यही बिगड़ के अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों पढ़ लेना चाहिए बेटा, ये आपको फ़ोटो भी दिया है उनका, ख्वारिज़मी का, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी 780 to 850 CE। बुक में थोड़ा क्लियर फोटो है। तो ये सब इसलिए पढ़ लिया करो, एक बार पढ़ना ज़रूरी है कि बाय चांस 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ गया। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको MCQ है, यदि तो आपको देख करके ऑप्शन याद आ जाएगा कि हिसाब अल जबर वल मुकाबला हमने पढ़ा था, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक बार पढ़ लेनी चाहिए हमेशा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट गो थ्रू देम वंस। बुक में जो भी लिखा है, आपके NCERT में जो भी लिखा है, एक बार सारा पढ़ना ज़रूरी है, ये बात याद रखो। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, A ग्रेटर है, B स्मॉलर है, और ये नेगेटिव नंबर्स पे भी काम करता है, बट हमारे सिलेबस में ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही है। तो अब यदि हमको जैसे एल्गोरिदम समझना है, राइट, तो हमने 2 क्वेश्चन नंबर ले लिए, 455 एंड 42, और अब हमको इनका HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या था, तो आप हमेशा यदि क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको HCF इससे ही निकालना है। तो बेटा आपका सिंपली A क्या हो गया, 455, द ग्रेटर नंबर विल बी A एंड द स्मॉलर नंबर विल बी B। तो B क्या हो गया, 42। अब हम फिर से एक काम करेंगे जो हम छोटी क्लास में 6 में करते थे, हम 455 को 42 से डिवाइड करें। तो हमने 455 लिखा, इधर 42 लिखा, 455 है तो 1 हो गया, माइनस किया 35। अब ये आपका नहीं जाएगा तो हम यहाँ 10 टाइम्स करते तो ये 420 हो जाता और हमारा ये 35 ही बचता, राइट। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या किया कि मतलब डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने 0 लगा दिया और 5 कॉमन हो गया। अब ये 42 इज़ ग्रेटर देन 35, B इज़ ग्रेटर देन R, और अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारा डिवीज़न यहीं पे रुक गया। तो हमें क्या मिल गया कि हमने यदि इसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा से लिखें तो हमारा A तो 455 है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में इसको सेट करें तो A तो 455 है, B क्या था 42, कोशेंट आपका क्या आया 10 टाइम्स गया एंड रिमाइंडर आपका क्या है 35। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये करें नहीं करें ये करना ज़रूरी है, पर हम ओरली सारी कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, कुछ हम ओरली कर सकते हैं कुछ हम ओरली नहीं कर पाते, तो हमको इस तरह से करना चाहिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
एल्गोरिदम, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड स्टेप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रिमाइंडर हम देखें तो रिमाइंडर क्या है 35 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब हमारा अलजेब्रा शुरू, एल्गोरिदम स्टार्ट होता है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमारा HCF कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जो B था, जो B की वैल्यू थी वो A बन जाएगी, A विल बी 42 एंड हमारा B क्या बन जाएगा, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसको आप B बना दो। B अब आपका हो गया 35 और अब आप क्या करो, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दो। मतलब अब आप क्या करोगे, इस 42 को यहाँ लिखो, इस 35 से इस 42 को डिवाइड कर दो। तो 35 है 42 है तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप में साथ में लिखती जा रही हूँ। सेकेंड स्टेप हमारी क्या हो गई कि हमने 42 को डिवाइड किया किससे, 35 से। कोशेंट क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 7। तो हमारा रिमाइंडर इज 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा A क्या बनेगा, आई होप आप समझ गए होंगे कि A क्या बनेगा, जो B था। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो B है वो A बन जाता है और जो रिमाइंडर है वो B बन जाता है। एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट रिमाइंडर 0। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया वही आपका दोनों नंबर का HCF है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अब आपका A क्या बनेगा 35 और B क्या बनेगा 7। अब हम थर्ड बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमारा 35 A इक्वल टू B दैट इज 7। अब 7 5 जा 35 होता है, इसके लिए तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं ना ऐसे कि ये 35 7 5 जा 35 एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। तो थर्ड स्टेप में हमारा डिवीजन फिनिश बिकॉज वी गॉट रिमाइंडर 0। तो 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर आपका 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ HCF ऑफ नंबर्स क्या थे इनिशियली 455, 42 इक्वल टू, इस स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आया आपका B क्या था, B वॉज 7। तो इनका HCF क्या है 7 है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का HCF 7 है। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप का डिवाइजर इस HCF। क्लियर, नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये फैसिलिटी है आपके पास। और यदि आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा HCF का वीडियो को पॉज करके अपने आप करो, फिर प्ले करके चेक करो। ऑनलाइन क्लास का ये एडवांटेज है। रेगुलर क्लास में हम ये नहीं कर पाते पर ऑनलाइन क्लास में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखो, इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल था ये, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। पर देखो एक बात, हाँ ओके, द थिंग इज, अब आप सोचो कि इतना लंबा करना है तो बेटा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। डिपेंड्स ऑन द वेटेज कि ये जो हमने लिखा ना, ये सब लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमने ये फर्स्ट स्टेप की, ये सेकंड स्टेप की और सीधे ये थर्ड स्टेप की और उसके बाद यहाँ लिख दिया दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर HCF इज दिस। बस ये 4 स्टेप करनी है। ये बीच में जो हमने लिखा कि रिमाइंडर 0 ये है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब A ये बन गया, ये B बन गया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तब तो ज़रूर लिख देना, अदरवाइज़ नॉर्मली 2-3 मार्क्स में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें भी हम साथ में बताते जाते हैं ताकि आपको पता रहे करना क्या है क्या नहीं करना है। ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं 455 is 42 into 10 plus 35। अब फिर ये बिकॉज दे आर एक्सप्लेनिंग सो दे हैव ऑल्सो रिटर्न दिस थिंग्स हियर कि आपको नाउ कंसिडर द डिवाइजर 42 एंड द रिमाइंडर 35 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 42। आपका A बन गया, 35 आपका B बन गया, ये स्टेप आ गई। ये आपकी फर्स्ट स्टेप। और ये जरूर लिखो, वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या अप्लाई बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। कंडीशन मेंशन करो, R इज आपका 0 इज लेस देन R इक्वल टू R इज लेस देन B। ये कंडीशन A इक्वल टू BQ प्लस R
बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये लिख कर के फिर क्वेश्चन करो। ये स्टेप लिखी, ये स्टेप लिखी, फिर अब आपको पता है कि A 35 बन जाएगा, B 7 बन गया, और आपका बिकॉज इस स्टेप में आ गया तो हमारा क्या हो गया 455 और 42 का डिवाइज़र क्या हो गया 7। यदि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कॉमन फैक्टर 7 है, तो वही उन दोनों का HCF है। ठीक है, क्लियर। तो ये मेथड काम क्यों करती है, ये मेथड काम क्यों करती है वो अभी आपको बता देते हैं कि यदि आपने HCF निकाला दो पॉजिटिव इंटीजर C और D का विथ C ग्रेटर देन D, C D से बड़ा है, मतलब A और B रिप्लेस कर दिया, तो हमको स्टेप्स क्या करनी है, हमको ये स्टेप्स करनी है कि HCF ऑफ ये स्टेप्स करनी है। ओके, कि आपने अभी जो हमने किया कि हमने C और D पे अप्लाई किया, तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे DQ प्लस R। अब यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब D क्या बन जाएगा A, मतलब C की जगह आ जाएगा D और D की जगह आ जाएगा R। R इक्वल टू 0 D HCF है। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द डिविजन लेमा टू D एंड R। तो आप क्या लिखोगे D इक्वल टू RQ प्लस R, जो भी वॉट एवर वैल्यू। कंटिन्यू करना है प्रोसेस, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। और ये चीज़ पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, ये जितने क्वेश्चंस आप करोगे उससे आपको समझ में आएगी। ये इसलिए काम करता है कि HCF जो C और D का है वही HCF होगा D और R का, जो इनका HCF है वही इनका HCF है, जो हमारे रिमाइंडर्स हैं दोनों का HCF सेम होगा, इसीलिए ये काम करेगा। और HCF ऑफ C, D का मतलब क्या है, मतलब इस तरह से जो हमने लिखा HCF ब्रैकेट में C, D, दिस मीन्स HCF ऑफ C एंड D। क्लियर। तो चलो हम एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं। ये आपका यूक्लिड्स एल्गोरिदम से HCF निकालना है 4052 एंड 12576। अभी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो आपको पता है कि आपको भाई 4052 का टेबल तो किसी को भी नहीं याद है, पर 4 का टेबल तो आता है ना, हम इसको अराउंड 4000 अज्यूम कर सकते हैं। वो आपका 12,000 समथिंग है, तो 4 3 जा 1200, 12,000 होगा। 4,000 इंटू 3 करें तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, यदि वैल्यू हमारी सेट हो रही है तो ठीक है, और फिर रिमाइंडर देखते जाओ, बस रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन दिस। 12576 से स्मॉल होना चाहिए और 0 से बड़ा, या तो 0 या ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या हो गई, 12576 को डिवाइड किया 4052 से, क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर आया 420। अब रिमाइंडर क्या आ गया 420, 0 आया क्या, नहीं आया, तो अब आपका A क्या बन जाएगा 4052, डिवाइड किससे करोगे, B हो गया 420। तो अब ये 400 है, ये 4000 है, तो 9 टाइम्स गया, क्योंकि इधर 20 था इधर 52 है, तो 9 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर माइनस किया, जो भी वैल्यू आई 272 आपका रिमाइंडर आ गया। अभी भी 0 नहीं आया, तो अब हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, पर अब ये A है और ये B है, तो 420 को 272 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर 148 आ गया। फिर 272, इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, हाँ पिछले क्वेश्चन में 3 ही स्टेप में हो गया था, इसीलिए देखो एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब 272 को डिवाइड किया 148 इंटू 1 124, फिर से किया, ये स्टेप हम रिपीट करते गए, फाइनली जाके जब हमने 4 से डिवाइड किया तब हमारा रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब उन दोनों नंबर्स का HCF, हाँ आपका 12576 एंड 4052 का HCF क्या हो गया 4। ठीक है, तो यही एल्गोरिदम है कि हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हो सकती है, इस चैप्टर में आप क्या गलती कर सकते हो, इस चैप्टर में बस आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में गलती कर सकते हो, तो जस्ट बी केयरफुल वाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके अलावा कहीं नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो आप इस चैप्टर में फुल स्कोर करोगे। और यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा बी केयरफुल कि आपकी मिस्टेक्स ना हो। मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, वो बस ये ध्यान रखना है, सब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी करेक्ट। और जब करो तभी बेटा वापस से चेक कर लो, उसी वक्त दोबारा क्रॉस चेक कर लो, तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ करवाती हैं बच्चों के। नेक्स्ट अब आपका अभी पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम दोनों इतना ज़्यादा आपस में हम कर तो वही रहे ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही अप्लाई कर रहे हैं ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेमा और एल्गोरिदम में। पर आपको पता है कि लेमा स्टेटमेंट है और एल्गोरिदम इज द सिस्टमेटिक स्टेप्स टू कैलकुलेट HCF ऑफ 2 नंबर्स। 3 का भी निकाल सकते हैं,
3 नंबर का यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी 2 बड़े नंबर से पहले उनका HCF निकाल लें, फिर वो जो HCF आया है उसके साथ जो बचा हुआ 3rd नंबर है उसका HCF निकाल लो। जो उन दोनों का HCF होगा वही उन तीनों नंबर्स का HCF होगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। अब आपका एग्जाम्पल है 2। अब इसकी जो दूसरी चीज़ है कि हम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं इससे। अच्छा, एक और चीज़ है कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। हमारा डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी 0। डिवीजन बाय 0 आपको पता है नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, पर हम ये सब यहाँ पर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं बता दूँ, एक क्वेश्चन बनता है, ये आपका जो a = bq + r है। आपको r की कंडीशन पता है, इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, यदि a छोटा हो b से तो क्या होगा। हमने अभी क्या कर रहे थे कि a इज़ ग्रेटर देन b, अभी हम किस में कंडीशन पे अप्लाई कर रहे थे कि a ग्रेटर देन b है। अब मान लो कंडीशन रिवर्स हो गई कि हमने स्मॉलर नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, तब इनमें से एक कोई नंबर पक्का 0 होगा। a और b तो नहीं हो सकते, कौन से बचे, q एंड r, तो वन ऑफ देम हैज़ टू बी 0। तो आप सोच लो, मान लो कि आप 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, 2 इज़ स्मॉलर देन 5, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम्स, क्योंकि 5 के टेबल में 2 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोशेंट विल बी 0 वेन एवर b इज़ लेस देन a, b इज़ ग्रेटर देन a। ये लिख लो कि q = 0, विच ऑफ दिस मस्ट बी नेसेसरीली 0, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो a = bq + r में यदि b a से बड़ा है ना, b a से बड़ा है, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करें तो हमारा q विल बी 0। ठीक है, तो हमारा q डेफिनेटली 0 होगा। यदि मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा कोशेंट होगा 0। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस, 2 = 5 × 0, तो प्लस में क्या आना चाहिए, मैं 0 टाइम माइनस करूँगी, इसमें से तो 2 ही बचेगा ना, तो जो भी मेरा यहाँ था वही नंबर इधर प्लस में आ जाएगा, मतलब आपका रिमाइंडर इसके इक्वल हो जाएगा इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। ये आपका दूसरा कंसेप्ट है जो हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। जो हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं उसका ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि हम इसके बेस पे इवन नंबर और ऑड नंबर प्रूव करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे ये आपका एग्जांपल है, इसमें आपको क्या बोला कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q + 1 where q is some integer। q कोई भी इंटीजर है, तो जो भी इवन नंबर है वो सारे तो 2q के फॉर्म के, और जो भी ऑड नंबर हैं वो सारे 2q + 1 के फॉर्म के हैं। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, हमने q की वैल्यू ले ली सपोज 1, तो हमने इसको 2 × 1 किया तो ये क्या बन गया 2। यदि हमने q की वैल्यू ले ली 2 तो 2 × 2 क्या बन गया 4। यदि हमने q की वैल्यू ले ली 5 तो 2 5 जा क्या बन गया 10। तो आपको सिंपल सी बात आपको पता है कि ऑल नंबर्स जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो इवन होते हैं। तो 2q मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 × q, तो q जो भी है यहाँ पे q कोशेंट नहीं है, q इज सम इंटीजर। तो हमने यदि किसी भी इंटीजर से q को 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर हमेशा क्या बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज इवन। दिस इज सिंपल कंसेप्ट, यू नो इट वेरी वेल कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन। तो जो 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 का फैक्टर है, मतलब वो 2 का मल्टीपल है। तो जो भी नंबर 2 के मल्टीपल में है दैट विल बी ऑलवेज इवन। अब देखो ये सारे इवन थे, अब इन इवन नंबर्स में यदि मैं +1 कर दूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ऑड। सारे नंबर ऑड हो गए। दिस इज 2q + 1 के फॉर्म में। और 1 की बजाय यहाँ पे 2q + 1 क्यों है, वही यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये आपका, यदि आपने किसी नंबर को a को b इज 2, ये बातें सब समझते जाओ। यदि हमारी b की वैल्यू हमने 2 ले ली, a = bq + r में यदि हमने b की वैल्यू 2q, हमारा क्वेश्चन में क्या आता है bq, तो यदि हमने आपकी b की वैल्यू 2 ले ली तो व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिमाइंडर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से,
फिर जो भी नंबर b है उसके एक पहले, उसके प्रीडिसेसर पे आपको रुक जाना है। तो 2 - 1 1। तो रिमाइंडर के आपके पास दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक है 0, दूसरा है 1। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर के कॉम्बिनेशन फिक्स हुए हम इसको a = bq, b is 2, q is q प्लस रिमाइंडर 0। तो प्लस 0 लिखने का कोई सेंस है नहीं ना, पता है हमको प्लस 0 का क्या मतलब 2q + 0 2q आएगा, तो हम भी नहीं लिखेंगे। तो हमने रिमाइंडर 0 नहीं लिखा। तो एक केस हमारा क्या हो गया, या तो a की वैल्यू 2q होगी, दूसरा केस क्या होगा, रिमाइंडर दूसरा क्या था 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 2q + 1। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा या उसका रिमाइंडर 1 होगा। यही बात पता चली कि या तो रिमाइंडर 0 मतलब दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर 1 मतलब दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये जब डिविजिबल बाय 2 है तो ये हमेशा क्या होगा इवन, और जब भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो वो हमेशा क्या होगा ऑड। तो जितने भी दुनिया में नंबर हैं उन सबको आप 2 से डिवाइड करो, या तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो 2q के फॉर्म के हो गए, मतलब वो इवन हो गए, और यदि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो वो 2q + 1 के फॉर्म के होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो बस यही करना है। और लैंग्वेज आप इसकी, अब इसमें क्या है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b = 2. You need to fix the value of b. That is what you are required to decide कि what is b। बाकी की चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में बहुत इम्फेसिस दिया था जब आपको शुरू में समझाया था ये कि b कैसे लिया। तो b 2 हो गया। तो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a = 2q + r for some integer q greater than or equal to 0, q will be greater than or equal to 0 इंटीजर है, एंड r = 0 या r = 1। आपको पता है कि ये b q, तो q पॉजिटिव ही होगा, q नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारा a इज ग्रेटर देन b वाली कंडीशन चल रही है। तो q greater than or equal to 0 एंड r 0 या 1, बिकॉज कंडीशन वही 0 is less than r is less than b, b is 2। so a = 2q or a = 2q + 1। If a is of the form 2q, then a is an even integer. Also a positive integer can be either even or odd. Therefore any positive odd integer is of the form 2q + 1। इस तरह से हमको इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। अभी शुरू में आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी ऑड लगेगी कि क्या है ये, बट 2 बार आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे देन यू विल फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल कि हाँ ऐसे ही लिखना है, सिंपल, ये तो बहुत ईजी है ना। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, उन सब में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करने के बाद भी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैट्स है आपका, कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज़्यादा मार्क्स कटवाती है। यहाँ कैलकुलेशन है ही नहीं, सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट, कैलकुलेशन इज़ नॉट देयर, जस्ट 2-3-4 स्टेटमेंट्स आर देयर विच यू कैन ईजिली प्रैक्टिस। आप बहुत आसानी से उनके प्रैक्टिस कर सकते हो और नंबर ला सकते हो, है ना। तो बेटा ये साथ साथ करते जाना, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट, अब ये सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये 2q का था, और ये याद रखो जब भी इवन और ऑड प्रूफ करना हो तो नंबर शुड बी इवन, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन होगा तभी इवन बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 5q + 1 इवन, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमने इसको लिखा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 या 4q + 3। तो अब देखो सिंपल सी बात अभी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि 4q + 1 और 4q + 3, इसका क्या मतलब 4q पे दिमाग अटकना चाहिए कि ये हमको कुछ हिंट दे रहा है। किससे रिलेट करना था आपको इसको, bq + r से, है ना, उसी से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू पता चल गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज 4। तो हमको जैसे ही b की वैल्यू 4, और हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट b = 4। तो जैसे ही आपने b की वैल्यू 4 फिक्स की, आपको पता है b फिक्स करते रिमाइंडर फिक्स हो जाता है, तो इससे आपका रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b।
b इज़ 4। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 लिखूं? 4 नहीं हो सकती, इट शुड बी लेस देन 4। तो जो भी नंबर है, यदि आपका वॉट एवर द वैल्यू ऑफ बी इज, उसके एक पहले नंबर पे स्टॉप हो जाओ, स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0, और उसका जो भी बी की वैल्यू है उससे b-1 पे रुक जाओ। ठीक है, तो हमारे रिमाइंडर के ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए। इसका क्या मतलब है कि हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस 0 नहीं लिखते, तो फर्स्ट केस ये होगा। सेकेंड केस आपका क्या होगा, a विल बी 4q प्लस 1, थर्ड a विल बी 4q प्लस 2, एंड लास्ट a विल बी 4q प्लस 3। यू गॉट 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। हाँ, आपको 4 कॉम्बिनेशंस मिल गए कि ए के ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, यदि हमारे नंबर्स ये 4q या 4q प्लस 2 हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2q, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर ऑड या इवन, वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज इवन। और इस पूरे में से भी मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, आई कैन राइट दिस एज 2 कॉमन लिया तो 2q प्लस 1 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि 2 इंटू 2q प्लस 2, तब भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q इज इवन, इवन प्लस इवन इज इवन। हाँ, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट है। तो ये नंबर भी आपका क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो इवन। सिमिलरली यदि 4q प्लस 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q प्लस 1, तो ये नंबर क्या हो गया, ऑड। ये इवन प्लस 1 विल बी ऑलवेज ऑड। सेम वे में इसको भी रिप्रेजेंट कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q प्लस 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2q प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया, ऑड। अच्छा, यदि किसी के मन में ये आया कि भाई हमने यदि 2q प्लस 3 लिख दिया, यदि मैंने इसको 2q प्लस 3 लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, तो ये तो गलत तरीका हो गया है ना। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, हम इसको 2 इंटू 2q प्लस 2 प्लस 1, 3 को आप 2 प्लस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू कैन टेक अ 2 कॉमन फ्रॉम दिस 2, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये 2q प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। अब ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर है इवन ऑड, ये इवन था, ये ऑड हुआ, पर मल्टीप्लाई किससे हो गया, 2 से, तो ये पोर्शन इवन है, और ये प्लस 1 ऑड, तो ये आपका ऑड बन जाएगा। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसका सोल्यूशन है वो भी आप देख लीजिए, है ना, कि क्या किया इन्होंने। लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग a, वेयर a इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वी अप्लाई द डिविजन एल्गोरिदम विथ a एंड b इक्वल टू 4। b की वैल्यू फिक्स हो गई, जैसे ही 4q दिखा आपको पता चल गया b 4 है, तो सिंस 0 इज लेस देन r इज लेस देन 4, आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की लिमिटिंग कंडीशन में रख दिया। द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2 एंड 3। तो अब आपका क्या हो गया, दैट इज a कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, वेयर q इज द कोशेंट, है ना, पता है आपको ये सब, ये लिख दिया आपने। हाउएवर सिंस q a इज ऑड, a ऑड है, तो a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2 सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2। जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि वो दोनों डिविजिबल बाय 2 है, या वहाँ पे ऐसे चारों को लिख करके इवन इवन ऑड ऑड लिख दो, तो फिर आप फाइनली क्या लिख दोगे, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यही क्वेश्चन चेंज होकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है कि जो इवन नंबर है वो 4q या 4q प्लस 2 के फॉर्म के होंगे। क्लियर, तो ये आपका कंसेप्ट है। अब इसके बाद आपका जो है, आज की क्लास का टाइम फिनिश हो गया, पर लेट्स फिनिश दिस एग्जाम्पल। इसमें आपको बोला है कि अ स्वीट सेलर, हाँ, एक मिठाई वाला है, उसके पास 420 काजू कतली है और 130 बादाम कतली, अपन कतली बोलते हैं ना बर्फ़ी की बजाय, 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी है, और आपने देखा होगा ट्रे में रखते हैं ना वो। शी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर, कि दोनों में सेम नंबर आए, कि जितनी काजू की बर्फ़ी रखे उतनी ही बादाम बर्फ़ी रखें। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया इन द ट्रे, कम से कम एरिया लगे और एक इक्वल नंबर दिखे कि हमने जितनी काजू की यहाँ पे जमाई उतनी हमने बादाम की भी जमा दी, ऐसा चाहती हैं। तो उसके लिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक,
तो कितनी रखना चाहिए एक स्टेक में, एक लाइन में कितनी रखे एक रो में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस में या तो हम एलसीएम निकालते हैं, इस चैप्टर में आप या तो एलसीएम निकालते हो या एचसीएफ निकालते हो। तो 420 और 130 का यदि मैं एलसीएम निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। तो हम इतनी सारी तो हमारे पास है ही नहीं बर्फी जो हम रख सकें, तो आंसर विल बी द स्मॉलर नंबर। ये तो पता है ना, एचसीएफ छोटा आता है, एलसीएम इज अ बिगर नंबर। तो जब भी आपको लगे कि आंसर स्मॉलर नंबर आएगा, टेक एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर आंसर शुड बी स्मॉलर नंबर। तो आप 420 और 130 का क्या ले लोगे, एचसीएफ। अब एचसीएफ लेना है तो या तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ले लो, है ना, एल्गोरिदम से, या आप छोटी क्लासेस की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आगे आएंगे। भी फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है पर थर्ड एक्सरसाइज में है ना। तो हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज में तो हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इन्होंने कर दिया 420 = 133 से 3 + 30 और आपका एचसीएफ क्या आ गया 10 पे 0 आया है, 10 से डिवाइड करने पे 0। तो हम हर स्टेक में 10-10 बर्फी रख दें, इसकी 42 लाइन बन जाएगी, इसकी 13 लाइन बन जाएंगी, है ना। ये भी पूछा जा सकता है। तो हमको द स्वीट सेलर दैट कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको सिंपली ये सोचना है कि एलसीएम लूँ या एचसीएफ। यदि आंसर शुड बी स्मॉलर नंबर, थोड़ा सा कॉमन सेंस, है ना। ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, चिंता मत करो, मैं सब तरह के क्वेश्चन करवा दूंगी जो पॉसिबल है, जो एग्जाम में आते हैं, है ना। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हम सारे कर लेंगे। तो आप यदि आपने वो ध्यान रखी बातें तो आपको इसमें कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। नहीं तो बच्चों को इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स में क्लिक नहीं करता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, पर आपको पता है कि आपको क्या करना है यदि आप क्लास में पूरा ध्यान देंगे और साथ साथ क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो अब आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं एचसीएफ निकालने के, इनको ट्राई कीजिए, ठीक है। हम इनके सॉल्यूशंस कल क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।